इलेक्ट्रोलाइसिस में क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बेटा बस 1 मिनट होल्ड करना। ठीक है, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है? फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, देखिएगा ध्यान से, न्यूमेरिकल बनेगा इस कंसेप्ट पर। न्यूमेरिकल कंसेप्ट है फैराडे फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। द मास ऑफ a substance the mass of a substance deposited or liberated। बेटा लिबरेट ओनली कोई गैस होती है, तो जब भी लिबरेट वर्ड आएगा तो आपको ध्यान रखिएगा कि किसी गैस की बात हो रही है। द मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड is directly proportional to the amount of current। करंट से मेरा मतलब है चार्ज से। करंट से मेरा मतलब चार्ज से है कि आप कितना चार्ज पास कर रहे हैं। पास्ड थ्रू मोल्टन और एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहता है फैराडे फर्स्ट लॉ? क्या कहता है? द मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू मोल्टन और एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। उसने कहा जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी या जितना ज्यादा चार्ज पास होगा, उतना ज्यादा सब्सटेंस या तो डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेट होगा, या फिर कह सकते हैं कि उतना ज्यादा सब्सटेंस कंज्यूम होगा। अगर रिएक्टेंट की टर्म्स में बात करूं तो उतना ज्यादा सब्सटेंस कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट की टर्म्स में बात करूं तो उतना ज्यादा सब्सटेंस या तो डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। तो उसने कहा चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the substance mass of substance which are deposited or liberated at an electrode। ये फैराडे फर्स्ट लॉ में बताया गया। ठीक है, तो बेटा 1 मिनट। तो फैराडे ने कहा कि जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जितना ज्यादा चार्ज आप पास करेंगे, उतना ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ सब्सटेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं W से। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जितना ज्यादा चार्ज आप फ्लो करेंगे, जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी उस सेल को प्रोवाइड करेंगे, उतना ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या उतना ज्यादा सब्सटेंस लिबरेट होगा या उतना ज्यादा सब्सटेंस कंज्यूम होगा। अब डिपेंड करता है आप किसके लिए बात कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट आपने सेल में लिया है वो कंज्यूम होगा, तो जितना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना ज्यादा वो सब्सटेंस कंज्यूम होगा। जितना ज्यादा चार्ज आप फ्लो करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर मैं हटाती हूं तो यहाँ मैं कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाऊंगी, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैंने लगाया यहाँ पर Z इंटू क्यू। ये जो Z है इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का एक नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, या इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट। आप इसे इक्विवेलेंस बोलें या इक्विवेलेंट बोलें, एक ही बात है। जेड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस बोलते हैं। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के। W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू। इस Z को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहा जाता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात को सुनना। आप सबको पता है कि जो Q है चार्ज, उसका फॉर्मूला सबको पता है कि Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I मीन्स करंट और T मीन्स टाइम। तो Q इज इक्वल टू आई टू टी को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। जेड इंटू आई इंटू टी। अब सबसे पहले T मुझे यहाँ पता है कि T करंट है, मुझे सेकंड में लेना है। I एम्पियर में, करंट आपका एम्पियर में चल रहा है। Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है। W इज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। एक एक सिंबल मुझे अच्छे से पता है कि W को मुझे क्या बोलना है, Z को मुझे क्या बोलना है, I को क्या बोलना है, T को क्या बोलना है। लेकिन सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को एक बार खुलकर समझेंगे कि व्हाट इज Z। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को अगर मैं डिफाइन करूं तो फोकस करिएगा। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 कूलाम चार्ज फ्लो करूं, कितने कूलाम चार्ज फ्लो करूं, 1 कूलाम चार्ज को अगर फ्लो करती हूं तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 कूलाम चार्ज को फ्लो करूं तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस के इक्वल हो जाएगा। तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? It is defined as, या electrochemical equivalent of a substance may be defined as the mass of substance deposited when a current of 1 ampere is passed for 1 second, या फिर हम कह सकते हैं a quantity of electricity equal to 1 coulomb is passed। हम दोनों तरीके से कह सकते हैं। तो it is defined as the mass of substance deposited when a current of 1 ampere is passed, current of 1 ampere is passed for 1 second, जेड को मैंने कैसे डिफाइन किया कि जब मैं 1 कूलाम चार्ज सेल में फ्लो कराऊंगी तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस आपके मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेट के इक्वल हो जाएगा। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। अब क्यू को मैंने ओपन करके लिखा है आई इंटू टी। अगर मैं करंट 1 एम्पियर का करंट दे रही हूं, 1 सेकंड तक पास कर रही हूं, मतलब क्यू आपका 1 कूलाम हो गया। तो जेड किसके इक्वल हो रहा है, डब्ल्यू के इक्वल हो रहा है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस आपके इक्वल हो जाएगा मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड के। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा फोकस करना। इस जेड को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है जेड इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडेज कांस्टेंट। जेड को निकालने का फॉर्मूला है, जेड को हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे कांस्टेंट से हम जेड को निकाल सकते हैं। तो जेड क्या है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फेराडे कांस्टेंट। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला वैसे तो आप लोगों को पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो मैं एक बार बता देती हूँ। इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एन फैक्टर।
इक्विवेलेंट वेट को निकालने का जो फॉर्मूला है, हालांकि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है, अगर कोई एलिमेंट है तो एटॉमिक मास, और अगर कोई सब्सटेंस है तो मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अगर कोई सब्सटेंस है, और अगर कोई एलिमेंट है तो हम लेंगे एटॉमिक मास। क्या लेंगे? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। एन फैक्टर अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं तो अलग होगा एन फैक्टर। रिड्यूसिंग एजेंट के लिए इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं तो एन फैक्टर अलग होगा। किसी एटम के लिए निकाल रहे हैं तो एन फैक्टर अलग होगा। तो एन फैक्टर अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं? अगर कोई सब्सटेंस है तो मॉलिक्यूलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, और अगर कोई एलिमेंट है तो एटॉमिक मास को एन फैक्टर से डिवाइड करके हम इक्विवेलेंट वेट को निकाल देंगे। फेराडेज कांस्टेंट सबको पता है। फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू हमने जब नर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी तब भी मैंने आपको बताई थी कि फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96,500 कूलम पर मोल। एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज फेराडे कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 96,500 कूलम पर मोल। तो अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर जेड का रिप्रेजेंटेशन दूं तो इसको हम लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट मास को हमने क्या लिखा? एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो एटॉमिक मास ऑफ, अगर कोई एलिमेंट है तो एटॉमिक मास, सब्सटेंस है तो मॉलिक्यूलर मास। तो वेट को आपको किससे डिवाइड करना है? एन फैक्टर से, और नीचे डिवाइड करेंगे फेराडे कांस्टेंट से। तो मैंने लिया मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इनटू फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू में पता है, वैसे मैं एफ ही लिख दे रही हूँ। फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों को पता है 96,500 कूलम पर मोल। तो जेड हम इस तरीके से निकालेंगे, लेकिन जेड को निकालने का मैं सिंपल तरीका अभी आपको बता दूंगी। अगर आपको इससे घबराहट हो रही है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसको मैं सिंपल तरीके से भी आपको बता दूंगी कि जेड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फेराडे ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या बताया कि आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जितना ज्यादा करंट फ्लो करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मतलब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, या हम कहेंगे प्रोडक्ट का डिपोजिशन। अगर कोई गैस है तो उस गैस का लिबरेशन इलेक्ट्रिसिटी के अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इलेक्ट्रिसिटी से मतलब मेरा चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने आपको बताया था कि जो भी आप सब्सटेंस लेंगे या तो मोल्टन स्टेट में लेंगे या फिर आप एक्वस स्टेट में लेंगे। आपको इलेक्ट्रोलाइट दो ही स्टेट में लेना है, आप सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट को नहीं लेंगे। हमने पूरी इलेक्ट्रोलाइसिस में इस बात को समझाया था, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ मैं इस बात को आपके साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से हम इस बात को एक बार अच्छे से समझें कि फेराडे क्या कह रहा है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मुझसे कहा गया, फॉर एग्जाम्पल मुझसे क्वेश्चन में दिया गया कि आपको NaCl से, NaCl मोल्टन NaCl की आपने इलेक्ट्रोलाइसिस की, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl यूजिंग प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड व्हेन वी प्रोवाइड 10 एम्पियर करंट फॉर 965 सेकेंड। उसने कहा इलेक्ट्रोलाइसिस करिए, क्वेश्चन को समझना ध्यान से। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl using platinum electrode। अच्छा, करंट आपको कह रहा है कि करंट जो आप पास कर रहे हैं वो 10 एम्पियर का करंट पास कर रहे हैं। I इज इक्वल टू 10 एम्पियर का करंट आप पास कर रहे हैं, और आपको उसने टाइम बताया कि 965 सेकेंड तक आप करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस आपको करनी है मोल्टन NaCl की, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड को यूज करना है जो इनर्ट है नेचर में, ठीक है। I आपको पता है इतना करंट प्रोवाइड करना है और इतने समय तक प्रोवाइड करना है। यहां से हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे, Q इज इक्वल टू I इंटू T होता है। यहां से हम Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आपसे पूछ रहा है कितना सोडियम, इतने, अगर इतने चार्ज को फ्लो किया जाए तो कितना सोडियम डिपॉजिट होगा, कितनी क्लोरीन गैस लिबरेट होगी, और कितना NaCl कंज्यूम होगा। आपसे तीन चीजें पूछ रहा है। फर्स्ट उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा अमाउंट ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड।
सेकंड आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ Cl2 लिबरेटेड, और थर्ड आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड कंज्यूम्ड। उसने आपसे तीन चीजें पूछी है, कितना सोडियम डिपॉजिट होगा, कितनी क्लोरीन गैस लिबरेट होगी, और कितना NaCl कंज्यूम हो जाएगा। आपसे तीन चीजें उसने पूछी हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस आपको पता है, आप अच्छे से जानते हैं कि एनोड पर अगर हम देखेंगे एनोड टर्मिनल हमारा कैसा होता है, एनोड का टर्मिनल हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अब सारा बारी है क्लियर? अब सारा क्लियर है? बाकी सबको आ रही है? यस मैम। ठीक है। एनोड का टर्मिनल पॉजिटिव है और पॉजिटिव टर्मिनल पे कौन जाएगा, NaCl को डिसोसिएट करिए, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव आपका जाएगा एनोड पर, और कैथोड पर आपका क्या जाएगा, कैथोड पर जाएगा आपका, कैथोड का टर्मिनल है नेगेटिव और कैथोड पर जाएगा आपका Na पॉजिटिव। Cl नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और क्या बनाएगा, Cl एटम फॉर्म करेगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। Cl कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, तो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए इसमें सेकेंडरी चेंज करेंगे, 2Cl नेगेटिव गिव्स यू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सेम यहां पर 2Na पॉजिटिव, ये जो दो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं इनको गेन करके 2 सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाएगी। तो सोडियम मेटल क्या हो रही है, सोडियम मेटल फॉर्म हो रही है रिडक्शन से, और क्लोरीन गैस फॉर्म हो रही है ऑक्सीडेशन से। तो आपने एनोड की रिएक्शन भी लिख ली, आपने कैथोड की रिएक्शन भी लिख ली। आपसे पूछ रहा है कितनी Cl2 गैस लिबरेट होगी, आपसे पूछ रहा है कितना सोडियम डिपॉजिट होगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सोडियम के डिपॉजिशन की, कि कितना सोडियम डिपॉजिट होगा। रिएक्शन को देखना ध्यान से, कंसेप्ट को खुल के समझना, न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएगा। ये मैंने सोडियम वाली रिएक्शन को लिख लिया, फोकस करना मेरी बात को ध्यान से, ये मैंने रिएक्शन को लिख लिया। अब मैं यहां पर जब भी रिएक्शन को लिखूंगी ना, 1 मोल के हिसाब से लिखूंगी। कितने के हिसाब से लिखूंगी, 1 मोल के हिसाब से। जब भी हम कैलकुलेट करेंगे 1 मोल के हिसाब से हम लेंगे। तो अगर मैं 1 मोल के हिसाब से लिखूं तो ये हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Na। ठीक है, अब फोकस करिए मेरी बात को, कि अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन Na पॉजिटिव को दे दूं तो 1 मोल सोडियम फॉर्म हो जाएगा। अगर Na पॉजिटिव का 1 मोल इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर ले तो 1 मोल सोडियम फॉर्म हो जाएगा। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फेराडे, और 1 फेराडे की वैल्यू होती है 96,500 कुलाम। अगर मैं इतने कुलाम चार्ज को फ्लो कराऊंगी तो 1 मोल सोडियम बनेगा, और 1 मोल सोडियम का मास मुझे पता है 23 ग्राम सोडियम फॉर्म हो जाएगा। मुझे यहां से अगर जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो जेड क्या था, जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 कुलाम चार्ज को फ्लो करेंगे तो जितना सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो आपका जेड है। मैंने आपसे कहा था W इजिकल टू जेड इंटू क्यू में अगर आप Q की वैल्यू को 1 रख दें तो जेड W के इक्वल हो जाएगा। तो अगर सेल में 1 कुलाम चार्ज फ्लो करें तो जितना सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के इक्वल हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, इतने कुलाम चार्ज पे इतने ग्राम डिपॉजिट हो रहा है सब्सटेंस, तो अगर मैं 1 कुलाम चार्ज को फ्लो करूं तो जेड में निकाल सकती हूं। तो 1 कुलाम चार्ज फ्लो करने पे कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, 1 मल्टीप्लाई 23 डिवाइडेड बाई 96,500। तो यहां से हमने जेड की वैल्यू निकाल ली, जेड कितना आ जाएगा 23 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 96,500। आपने जेड को यहां से निकाल लिया, ये जेड की वैल्यू आ गई आपके पास में। अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूले से, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे आएगी। फॉर्मूला क्या था जेड का, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फेराडे कांस्टेंट। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है, एलिमेंट हमारा एटम है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एटॉमिक मास कितना है हमारा सोडियम का 23, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, तो एन फैक्टर की वैल्यू है 1।
डिवाइडेड बाय फेराडे कांस्टेंट जो ऊपर आ जाएगा 96,500। अब देखिए फॉर्मूले से भी वही बात आ रही है और इस रिलेशन से लाओगे तब भी आपकी वही बात आ रही है, तो जेड की वैल्यू आप कैसे भी कैलकुलेट कर लीजिए, ये रिलेशन से करोगे तो हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, या फिर आप डायरेक्ट जेड की वैल्यू फॉर्मूले से निकाल लीजिए, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बेटा एन फैक्टर से मतलब है वैलेंसी। अगर एटॉमिक मास हम किसी एटम का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी, ठीक है। और अगर किसी सब्सटेंस का निकालते हैं तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी इन पॉजिटिव और इन नेगेटिव, या तो पॉजिटिव वाली लिख दीजिए या नेगेटिव वाली, दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है। तो एन फैक्टर अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। जैसे किसी एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय इट्स बेसिसिटी, तो वहां पर एन फैक्टर बेसिसिटी है। तो अभी हमें उन पे बात नहीं करनी है, अभी तो हमें सिंपल, अगर वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना आता तो हम यहां से जेड निकाल लेंगे। हमें एक कुलाम चार्ज से कितना सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है वही हमारा जेड है। इतने कुलाम चार्ज से इतना डिपॉजिट हो रहा है तो एक कुलाम चार्ज से जितना डिपॉजिट होगा वही हमारा जेड है। हम जेड को ऐसे भी कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, ठीक है। अब मेरे पास में सोडियम कितना डिपॉजिट होगा जब मैं कितना करंट पास कर रही हूँ 10 एम्पियर का और इतने समय तक पास कर रही हूँ, तब कितना डिपॉजिट होगा सोडियम, तो मुझे पता है W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। फेराडे फर्स्ट लॉ से ये फॉर्मूला आया था। W इज इक्वल टू जेड की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है सोडियम के लिए 23 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 96,500 कुलाम। आई की वैल्यू बता रहा है कि 10 एम्पियर का करंट है, कितने समय तक पास करना है 965 सेकेंड तक पास करना है। तो इतने समय तक जब आपने करंट दिया, इतने 10 एम्पियर का करंट जब इतने समय तक दिया तो सोडियम कितना डिपॉजिट होगा आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना सोडियम डिपॉजिट होगा। फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है। 2.3, ठीक है। अब फटाफट से देखो, ये आपके पास सेकंड में गिवन है, ये आपके पास एम्पियर में है। एम्पियर इनटू टाइम आप देखते हैं, एम्पियर मल्टीप्लाई सेकंड अगर आप करेंगे तो ये पूरा आपका कुलाम है और ये आपका कुलाम पर मोल है, तो कुलाम से कुलाम कट जाएगा। इसका मास, एटॉमिक मास ग्राम पर मोल, तो मोल से मोल कट जाएगा। डब्ल्यू जो यूनिट आ रही है वो आपकी ग्राम आ रही है, 2.3 ग्राम। 2.3 ग्राम आपके पास सोडियम का अमाउंट आ गया कि कितना सोडियम डिपॉजिट होगा जब इतने करंट को इतने समय तक पास किया जाएगा। सबको फर्स्ट पार्ट क्लियर है? क्या सबको फर्स्ट पार्ट क्लियर है? ठीक है, अब सेकंड पार्ट को फोकस करिएगा। सेकंड पार्ट कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ Cl2 लिबरेटेड। एक मोल Cl2 को फॉर्म करने वाली रिएक्शन हम लिखेंगे, तो देखिए एक मोल Cl2 को फॉर्म करने वाली रिएक्शन ये लिखी हुई है, इसको उठा लीजिए। सेकंड पार्ट, Cl2 को फॉर्म करने के लिए क्या हुआ होगा, दो Cl नेगेटिव ने दो इलेक्ट्रॉन को लूज किए होंगे तभी Cl2 फॉर्म हुई होगी। अब मुझे पता है कि एक मोल Cl2 को फॉर्म करने में 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। एक मोल का चार्ज 96,500 कुलाम है, तो 2 मोल्स का चार्ज कितना हो जाएगा, 2 इंटू 96,500 कुलाम। इतने कुलाम चार्ज पास करेंगे तब एक मोल Cl2 बनेगी, और एक मोल Cl2 का मास होता है 71 ग्राम। एक Cl का मास होता है 35.5 प्लस 35.5, 71 ग्राम Cl2 फॉर्म होगा जब इतने कुलाम चार्ज आप फ्लो करेंगे। अब मुझे यहां से क्या निकालना है, जेड निकालना है। तो जेड निकालने के लिए मैं क्या करना है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो या फिर 1 कुलाम का यहां से निकाल लो कि इतने कुलाम पर 71 ग्राम बनता है, तो एक कुलाम पर कितना बनेगा। तो यहां से आप एक कुलाम के लिए निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा एक कुलाम के लिए अगर आप जेड की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी एक कुलाम के लिए जेड की वैल्यू, जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो 71/2 इंटू 96,500। यहां से जेड की वैल्यू आपके पास आ गई। आप रिलेशन से जेड को निकालना सीखिए।
मत लगाइए डायरेक्ट फॉर्मूला, जेड को रिलेशन से निकालना सीखिए कि मुझे 1 कूलाम चार्ज अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्रोड्यूस करना है तो मेरा जेड उस मास ऑफ सब्सटेंस के इक्वल हो जाएगा जितना डिपॉजिट और लिबरेट हो रहा है। तो जेड की वैल्यू मैंने यहां से कैलकुलेट कर ली। अब मेरे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। अप्लाई करिए, W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। अब जेड मेरा Cl2 के लिए क्या आ रहा था, 71 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96,500। कितना करंट दे रहे हैं, 10 एम्पियर का। कितने सेकंड तक दे रहे हैं, 165 सेकंड तक आप पास कर रहे हैं। तो आपके पास इतनी Cl2 गैस लिबरेट होगी। फटाफट से कैलकुलेट करो कि कितनी Cl2 गैस लिबरेट होगी, कैलकुलेट करिए। 3.55 ग्राम Cl2 गैस लिबरेट होगी आपकी जब आप इतने करंट को पास करेंगे और इतने समय तक पास करेंगे। ठीक है, अब थर्ड जो पार्ट है उसमें आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaCl कंज्यूम्ड। कितनी NaCl कंज्यूम हो रहा है, फोकस करना ध्यान से। NaCl मैंने लिया और NaCl डिसोसिएट होकर बनाता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। फोकस करना, NaCl को मैंने सेल में डाला, सेल में डालते ही वो डिसोसिएट हुआ Na पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में। Cl नेगेटिव एक पहुंचा एनोड पर और एक Na पॉजिटिव पहुंचा कैथोड पर। Cl नेगेटिव जैसे ही एनोड पर पहुंचेगा वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही कैथोड पर पहुंचेगा Na पॉजिटिव वहां से उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा। तो जैसे ही आपकी सर्किट में 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो 1 NaCl कंज्यूम हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, NaCl डिसोसिएट होकर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक हो गया। 1 मोल Cl नेगेटिव एनोड पर पहुंचा। जैसे ही 1 मोल Cl नेगेटिव एनोड पर पहुंचा उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। वो जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज हुआ वो पहुंचा कैथोड पर और कैथोड पर Na पॉजिटिव ने उसने 1 मोल इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया। तो देखिए आपके कंटेनर से 1 मोल NaCl गया। 1 मोल NaCl कैसे गया, 1 मोल Cl नेगेटिव एनोड पर गया और 1 मोल Na पॉजिटिव कैथोड पर गया। तो 1 मोल NaCl कंज्यूम हो गया और 1 मोल NaCl को कंज्यूम होने में 1 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ये बात कितने बच्चों को क्लियर हो गई, ये बात कितने बच्चों को क्लियर हो गई? फिर फोकस करिए, इधर देखिएगा ध्यान से, कोई बात नहीं, कंटेनर में आपको शो कर रही हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका एनोड है लेफ्ट वाला, ये आपका राइट वाला कैथोड है। आपके कंटेनर में NaCl मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। ये लगी हुई है बैटरी। अब एनोड पर जाएगा Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव जैसे ही जाएगा ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन घूमकर यहां आएगा, तुरंत Na पॉजिटिव यहां से उस 1 मोल इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा। तो कंटेनर से 1 मोल Cl नेगेटिव गया, 1 मोल NaCl गया, और जब 1 मोल Na पॉजिटिव और 1 मोल Cl नेगेटिव दोनों चले गए कंटेनर में से, तो आप देखेंगे कि 1 मोल NaCl कंज्यूम हो गया आपके कंटेनर में से। अब कितने बच्चों को मेरी बात क्लियर हो गई? तो मैं ऐसा कह दूं कि NaCl 1 मोल NaCl को कंज्यूम होने में 1 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। 1 मोल NaCl के कंज्यूम होने में 1 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ये लाइन सबको क्लियर है? 1 मोल NaCl is consumed 1 mole NaCl is consumed when 1 mole of electron is flow in the electrolytic cell. 1 mole NaCl is consumed when 1 mole of electron flow in electrolytic cell. 1 मोल NaCl कंज्यूम हो जाएगा जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप फ्लो कराएंगे। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल NaCl कंज्यूम हो जाता है। फोकस करना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96,500 कूलाम। इतने कूलाम चार्ज पास करने पर
1 मोल NaCl कंज्यूम होता है और 1 मोल NaCl का मास होता है 23 is the mass of sodium and 35.5 is the mass of Cl. So the total mass of NaCl is 58.5 ग्राम. इतने कुलाम को पास करने पर इतने ग्राम NaCl कंज्यूम हो जाता है. यहां से मुझे जेड निकालना है. जेड का मतलब 1 कुलाम चार्ज अगर पास करेंगे तो कितना NaCl कंज्यूम होगा. तो 1 कुलाम के लिए अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगी जेड की वैल्यू. जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 58.5 डिवाइडेड बाय 96,500 कुलाम. ये आपके पास जेड आ गया. अब NaCl कितना कंज्यूम हो रहा है. W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी. जेड की वैल्यू मेरे पास NaCl के लिए आ चुकी है 58.5 डिवाइडेड बाय 96,500 इंटू आई. मुझे 10 एम्पियर करंट पास करना है और 965 सेकेंड तक पास करना है. तो मेरे पास यहाँ पर जब W निकल कर आ जाएगा, ये W ये बताएगा कि कितना NaCl कंज्यूम हो जाएगा. क्या आ रही है वैल्यू, कैलकुलेट करके बताइए. 5.85 इतने ग्राम NaCl आपका कंज्यूम हो जाएगा. और आपका कितना Cl2 फॉर्म होगा. 3.55 ग्राम Cl2 लिबरेट होगा. और आपने निकाला था Na का जो वेट निकाला था वो निकाला था आपने 2.3 ग्राम सोडियम डिपॉजिट होगा जब आप इतने करंट को इतने समय तक पास करेंगे. कितने बच्चों को ये क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हो गया. कितने बच्चों को क्लियर है क्वेश्चन फर्स्ट जो मैंने आपके साथ में एक जनरल क्वेश्चन डिस्कस किया है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का. एक बार फटाफट से हैंड रेज करके मुझे क्लियर कर दीजिए कि सबको क्लियर है. और अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं एक बार दोबारा से बताऊं. सबको क्लियर है लगभग. ठीक है. अब और पैटर्न के क्वेश्चन करते हैं जरा फैराडे फर्स्ट लॉ पर. फैराडे फर्स्ट लॉ में सिर्फ वो ये बता रहा है कि आप जितनी इलेक्ट्रिसिटी जितना चार्ज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पास करेंगे उतना ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू मोल्टन और एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. डेफिनेशन भी सबको लर्न हो जानी चाहिए. सिंपल डेफिनेशन है फैराडे फर्स्ट लॉ की. सिंपल डेफिनेशन है फैराडे फर्स्ट लॉ की. क्या डेफिनेशन है. द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज पास थ्रू मोल्टन और एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. सबको डेफिनेशन क्लियर हो गई. क्या सबको फॉर्मूला क्लियर है. W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नोन एज Z. Z इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस. तो फॉर्मूला इज W इज इक्वल टू Z इंटू Q. यू नो वेरी वेल Q इज इक्वल टू I इंटू T. तो W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T. दिस फॉर्मूला इंडिकेट अबाउट फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. सबको क्लियर हो जाना चाहिए. क्वेश्चन डिस्कस करूंगी मैं इसके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ फैराडे इलेक्ट्रो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज दैट हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड. हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड. हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड for the following reaction. For the following reductions. उसने पूछा कहा है आपसे हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन. पहला बता रहा है आपसे फर्स्ट 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव टू Al. वो आपसे कह रहा है 1 मोल एल्यूमिनियम आयन से एल्यूमिनियम को बनाने में जो रिडक्शन किया उसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है. पहला क्वेश्चन उसने ये पूछा है. दूसरा पार्ट यहीं पर पूछ रहा है आपसे 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू Cu. और थर्ड पार्ट आपसे पूछ रहा है 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव. आप देखिए Al3 पॉजिटिव से एल्यूमिनियम का बनना रिडक्शन को इंडिकेट कर रहा है. Cu2 पॉजिटिव से Cu का बनना रिडक्शन को इंडिकेट कर रहा है.
MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव का बनना, ये भी रिडक्शन है। एक बार देख लेते हैं कैसे। MnO4 नेगेटिव में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो आप देखेंगे x इज इक्वल टू 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। सबको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता होगा, फिर भी मैं यहाँ निकाल के बता देती हूँ। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसको x मान लेते हैं। x प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इज इक्वल टू, जो चार्ज ऊपर होता है उसे इक्वल टू के इधर लिखते हैं -1। तो x -8 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +7। इस Mn पर चार्ज है +7 और Mn के +7 से चार्ज हो गया +2। चार्ज ज्यादा से कम मतलब रिडक्शन। तो MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव का बनना भी रिडक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ये तीनों रिडक्शन रिएक्शन है। इन तीनों रिडक्शन रिएक्शन में वो आपसे ये पूछ रहा है कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ये आपको बताना है, कितना चार्ज रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट वाले पार्ट को समझिएगा। 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव टू Al। तो रिएक्शन को देखते हैं। 1 मोल Al3 पॉजिटिव को अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई करूं तभी तो 1 मोल एल्यूमिनियम बनेगा। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अगर मैं इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करा दूं तो 1 मोल एल्यूमिनियम फॉर्म हो जाएगा। अब मुझे पता है 1 मोल एल्यूमिनियम को फॉर्म करने में मुझे 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई करनी पड़ेगी। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96,500 कूलाम होता है, तो 3 मोल का चार्ज हो जाएगा 3 इंटू 96,500 कूलाम रिक्वायर्ड है इसके 1 मोल को बनने में। तो इसके 1 मोल को फॉर्म होने में मुझे इतने कूलाम चार्ज की रिक्वायरमेंट है। इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू एफ, क्योंकि 1 F इज इक्वल टू 96,500 कूलाम। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम is formed from चलिए चलिए स्क्रीन सबको क्लियर दिखाई दे रही है? क्या स्क्रीन सबको क्लियर दिखाई दे रही है? ठीक है। तो मुझे 1 मोल एल्यूमिनियम आयन से 1 मोल एल्यूमिनियम अगर फॉर्म करना है तो मुझे 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स Al3 पॉजिटिव को सप्लाई करने पड़ेंगे, तभी 1 मोल एल्यूमिनियम की फॉर्मेशन होगी। तो मुझे 3 फेराडे या 3 इंटू 96,500 कूलाम को सप्लाई करने पर मुझे 1 मोल एल्यूमिनियम मिलेगा, और 1 मोल एल्यूमिनियम का मास मुझे पता है 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। फर्स्ट पार्ट क्लियर है? उसने सिंपल आपसे पूछा है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड। यस यस, अब आ गई क्या फर्स्ट? ठीक है, क्या फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर है? उसने सिंपल पूछा है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड। तो 1 मोल एल्यूमिनियम आयन के रिडक्शन में 3 फेराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट है। सेकंड वाली रिएक्शन देखिएगा। मुझे Cu2 पॉजिटिव से Cu बनाना है। रिएक्शन कंप्लीट करिए। Cu2 पॉजिटिव को कितने इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई करूं? 2 इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? कॉपर मिल जाएगा। इट मींस 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स की अगर सप्लाई में Cu2 पॉजिटिव आयन को करूं, या Cu2 पॉजिटिव आयन 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स को अगर गेन कर ले तो 1 मोल कॉपर फॉर्म हो जाएगा। 2 मोल का मतलब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? 2 इंटू 96,500 कूलाम। तो 1 मोल कॉपर फॉर्म हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 2 फेराडे। चार्ज अगर फ्लो करेंगे तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा, और 1 मोल कॉपर का मास होता है 63.5 ग्राम। इतने फेराडे अगर हम सेल में इतने फेराडे या इतने कूलाम चार्ज फ्लो करेंगे तो इतने ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। पर वो मुझसे सिर्फ चार्ज पूछ रहा है कि 1 मोल कॉपर को फॉर्म होने के लिए कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है? इतने चार्ज की रिक्वायरमेंट है।
सेकंड क्लियर हो गया होगा। सेम आप थर्ड भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव बनाना है। MnO4 नेगेटिव में अभी आपको मैंने बताया कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। अगर मैं इसे 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करा दूं तो क्या बन जाएगा, Mn2 पॉजिटिव बन जाएगा। MnO4 नेगेटिव से अगर मुझे Mn2 पॉजिटिव आयन बनाना है तो मुझे सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कराने पड़ेंगे Mn को, तो Mn2 पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा। और Mn2 पॉजिटिव के क्या O4 वो आपकी ऑक्सीजन की फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा। अभी हमें ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है। उसने हमसे पूछा है क्वेश्चन में 1 मोल MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव बनाना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है, +7 से +2 पे पहुंचने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है। ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन है, हमें ऑक्सीजन को इंडिकेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे हम O2 की फॉर्म में बैलेंस कर लेंगे, पर अभी हमें जरूरत नहीं है। तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 5 मोल्स इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो 1 मोल आपका Mn2 पॉजिटिव आयन बन जाएगा। 5 मोल का मतलब 5 फेराडे से आपका 1 मोल Mn2 पॉजिटिव आयन फॉर्म हो जाएगा। सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सिंपल क्वेश्चन डिस्कस किया है मैंने आपके साथ में। सेकंड क्वेश्चन सबको क्लियर हो जाना चाहिए। क्या सेकंड क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्वेश्चन सेकंड ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड का पैटर्न देखिएगा। क्वेश्चन थर्ड कुछ इस तरीके का है। अलग अलग पैटर्न के मैं आपके साथ कुछ डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, फिर मैं आपको PQS में क्वेश्चन टिक करवा दूंगी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ ऐसा है आपका, कैलकुलेट द चार्ज, कैलकुलेट द चार्ज इन कूलम, चार्ज इन कूलम्स required for the oxidation of 2 moles of H2O to O2। क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न का है, फोकस करना ध्यान से। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे अभी पिछला वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, कुछ उससे मैच कर रहा है, कुछ मैच कर रहा है, लेकिन पूरा नहीं। देखना ध्यान से। कैलकुलेट द चार्ज इन कूलम, आपको चार्ज कूलम में कैलकुलेट करना है कि कितना चार्ज रिक्वायर्ड है कूलम में फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ H2O to O2। H2O से O2 की फॉर्मेशन करनी है, लेकिन आपको 2 मोल्स H2O से जो O2 बन रहा है उसके लिए पता करना है कितना चार्ज कूलम में रिक्वायर्ड है। तो पहले रिएक्शन समझिए ध्यान से। मैंने सबसे पहले क्या लिया, 1 मोल H2O लिया, और 1 मोल H2O को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, H2 प्लस हाफ O2। किसी को कोई प्रॉब्लम ऐसा लिखने में? किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर मैंने ऐसा रिएक्शन लिखी है तो कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब और फोकस करना। मैंने यहां से इस वाले ऑक्सीजन को उठाया, हाफ O2 को क्या मैं सिंगल O की फॉर्म में लिख लूं, और मैंने यहां लिखा O2 नेगेटिव से मैं हाफ O2 बना रही हूं, और मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। फोकस करना ध्यान से। O पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। आप अगर यहां पर देखें तो इस ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है और H पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की फॉर्म में देखूं तो इस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। इस ऑक्सीजन ने अपने -2 वाले चार्ज को लूज कर दिया, तो एक सिंगल O बचा, और सिंगल O को मैंने हाफ O2 की फॉर्म में लिखा है। और इलेक्ट्रॉन का लूज होना ऑक्सीडेशन होता है, तो मैंने अभी अलग से इस इक्वेशन को लिखा है कि हाफ O2 जो बना वो कैसे बना, यहां पर ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, इस ऑक्सीजन ने -2 चार्ज को लूज किया है और हाफ O2 की फॉर्मेशन करी है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। और ये जो H पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक H पर आप देखेंगे कि एक H पर +1 चार्ज, 2 H पे +2 चार्ज, इन 2H पॉजिटिव ने इन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है, तब H2 गैस की फॉर्मेशन हुई है। पर उसे इस H2 से कोई मतलब नहीं है। उसने कहा है 2 मोल ऑफ H2O से O2 के फॉर्मेशन में, इसके ऑक्सीडेशन में कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है वो बताइए बस। H2 के फॉर्मेशन से उसे कोई मतलब नहीं है।
अगर मैं इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से लिख दूं, इन दोनों को कंबाइंड करके अगर मैं ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत ना हो आपको, H2O इक्वल्स टू 2H पॉजिटिव प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूं? इस H2O को ब्रेक करिए, क्या बना होगा? H2O को ब्रेक करने पर बना होगा 2H पॉजिटिव, एक बना होगा O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव को मैंने लिखा हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। किसी को कोई दिक्कत इस बात में? किसी को इस इक्वेशन में कोई दिक्कत है? नो मैम। सबको ये रिएक्शन क्लियर हो गई? अगर सबको ये रिएक्शन क्लियर है तो ध्यान से सुनिएगा। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड for oxidation of 1 mole of H2O, कितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी 1 मोल H2O के ऑक्सीडेशन में? जब मैंने 1 मोल H2O का ऑक्सीडेशन किया तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, और 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट का मतलब है 2 फेराडे। हम लिख सकते हैं 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, और 2 मोल्स को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 96,500 कुलाम्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर हम लिख सकते हैं 2 फेराडे की रिक्वायरमेंट है। 1 मोल H2O के ऑक्सीडेशन पर इतने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। आपसे पूछा है 2 मोल के लिए बताइए। तो जब 1 मोल के लिए इतने फेराडे की रिक्वायरमेंट है, तो 2 मोल्स के लिए कितने फेराडे की रिक्वायरमेंट होगी? 4 फेराडे की। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू 4F। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इस बात में? क्या क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? क्या सबको क्वेश्चन क्लियर है? आपको रिएक्शन पर फोकस करना है बस। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 फेराडे। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड सबको क्लियर हो गया? अगर क्वेश्चन सेकंड सबको क्लियर है तो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। पैटर्न डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ को जरा देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट is electrolyzed for 10 minute। आपको दे रखा है टाइम, दे रखा है सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। विद अ करंट 1.5 एम्पियर, आपको करंट भी दे रखा है 5 एम्पियर। what is the mass of copper deposited at कैथोड? बेटा कैथोड पर रिडक्शन होता है। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। सबको पता है कैथोड पर रिडक्शन होता है? ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन लिखिएगा। रिडक्शन वाली रिएक्शन को सबसे पहले लिखिएगा कि Cu+2 को अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा दिए जाएं तो कॉपर फॉर्म हो जाएगा। कॉपर का ही डिपॉजिट कराना है कैथोड पर, तो कॉपर Cu2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगी। वो एनोड से आ रहे 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगी और कॉपर की फॉर्मेशन हो जाएगी और कॉपर कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, यहां मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन को जब फ्लो कराएंगे तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगी। 2 मोल का मतलब 2 इंटू 96,500 कुलाम जब चार्ज फ्लो होगा तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगी, और 1 मोल कॉपर का मास है 63.5 ग्राम। जेड निकाल लीजिए यहां से। जेड कैसे निकालेंगे? 1 कुलाम चार्ज फ्लो कराने पर कितना डिपॉजिट होगा? यहां से आपके पास जेड आ जाएगा। जेड इज इक्वल टू 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96,500 कुलाम। ये आपके पास जेड आ चुका है।
अब जेड आपके पास आ चुका है, आपके पास टाइम दे रखा है, आपको करंट भी दे रखा है। आप यहां से क्या निकाल लेंगे कि कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, डब्ल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप डब्ल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं यही लिख दे रही हूं, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। जेड मुझे पता है 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96,500। आई मुझे दे रखा है 1.5 एम्पियर और टाइम मुझे दे रखा है 10 मिनट, और 10 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 60, 10 इंटू 60, ठीक है, 10 इंटू 60, तो आपके पास टाइम आ जाएगा सेकंड में 600 सेकंड। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास डब्ल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगा। कितने बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एक पैटर्न और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक पैटर्न और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपसे कह रहा है, सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड, सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड on a metallic vessel, on a metallic vessel of surface area, of surface area 800 centimeter, 800 centimeter square, bypassing a current 0.2 एम्पियर फॉर 3 आवर्स। आपने 0.2 एम्पियर का करंट दिया है 3 आवर्स तक, ठीक है। कैलकुलेट द थिकनेस, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, जो सिल्वर डिपॉजिट हो रही है उसकी थिकनेस पता करनी है। आपको गिवन है क्वेश्चन में, गिवन द डेंसिटी, गिवन द डेंसिटी ऑफ सिल्वर एस 10.47 सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास ये इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, आपको ये क्वेश्चन गिवन है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, पहले हम इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में। हमारे पास क्वेश्चन में हमें सरफेस एरिया बता रहा है, और जो सरफेस एरिया है वो आपके पास में है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया आपके पास क्वेश्चन में प्रेजेंट है। दूसरा आपको बता रहा है कि जो करंट आपको पास करना है आई, वो 0.2 एम्पियर का करंट आप पास कर रहे हैं। टाइम आपको दे रखा है 3 आवर्स, और 3 आवर्स को आप सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। 3 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 इंटू 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम निकल कर आ जाएगा सेकंड में। तो आप यहाँ से टाइम निकाल लीजिए। टाइम निकालने के बाद आप यहाँ से, यस अब सर कुछ बोल रहे हो, एक सेकेंड। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, क्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए। आपके पास I है 0.2 और टाइम है 3 इंटू 60 इंटू 60, तो यहां से आप मुझे फटाफट से Q कैलकुलेट करके बता दीजिए कि कितना चार्ज हम फ्लो कर रहे हैं, कितना चार्ज फ्लो कर रहे हैं। हाँ भाई, चेष्टा कुछ अजीब नहीं बता रही हो बेटा। 2160, ठीक है, 2160 गुलाम, आप इतने गुलाम चार्ज पास कर रहे हैं। अब बेटा सिल्वर को डिपॉजिट कराना है, तो सिल्वर कब डिपॉजिट होगा, जब सिल्वर के आयन का रिडक्शन होगा, तभी तो सिल्वर डिपॉजिट होगा। अब Ag पर मुझे पता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिसीव करा दूं तो मेरे को 1 मोल सिल्वर का डिपॉजिशन हो जाएगा। तो 1 मोल
इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने पर 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट होता है, और 1 मोल का मतलब हो गया 96,500 कूलाम। अगर मैं चार्ज फ्लो करूंगी तो 1 मोल सिल्वर फॉर्म होगा, और 1 मोल सिल्वर का मास होता है 107.8 ले लीजिए, 107.8 ग्राम। इतने ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होगा, और इसको हम राउंड फिगर में अगर ले लेते हैं तो 108 मान लीजिए, 108 ग्राम सिल्वर आपका डिपॉजिट हो जाएगा इतने कुलाम को चार्ज फ्लो कराने पर हमारे पास कितने कुलाम चार्ज है, इतने कुलाम चार्ज है, तो इतने कुलाम चार्ज पे कितना डिपॉजिट होगा, इतने कुलाम पे इतना डिपॉजिट हो रहा है, तो 2160 कुलाम चार्ज पे कितना डिपॉजिट हो जाएगा, 2160 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 96,500। तो आपके पास कितना एजी डिपॉजिट हो रहा है, वेट ऑफ एजी आपके पास आ जाएगा कि कितना एजी आपके पास डिपॉजिट हो रहा है। इसको कैलकुलेट करके मुझे फटाफट से बताइए कि कितना एजी डिपॉजिट हुआ, कितना हो रहा है, 2.41। ठीक है, 2.41 ग्राम एजी डिपॉजिट हो जाएगा आपका जब इतने कुलाम चार्ज हम फ्लो करेंगे। लेकिन वो ये कह रहा है जो एजी डिपॉजिट हुआ उसकी थिकनेस पता नहीं है। अब डेंसिटी हमारे पास सिल्वर की बता रहा है क्वेश्चन में, डेंसिटी हमारे पास ये दे रखी है, और हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी मुझे पता है, एजी का मास भी मुझे पता चल गया 2.41 ग्राम। मैं यहां से वॉल्यूम निकाल लूंगी, वॉल्यूम ऑफ एजी इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ एजी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, मास अपॉन डेंसिटी, मास ऑफ एजी, मास ऑफ एजी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एजी। Mass of Ag is 2.41 and density of Ag is 10.47 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम आपके पास सिल्वर का आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, फटाफट से डिवाइड करके बताइए। वॉल्यूम ऑफ Ag इज इक्वल टू 0.23 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। अब मुझे थिकनेस निकालनी है। क्या फॉर्मूला होता है थिकनेस का, थिकनेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा। थिकनेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया। तो थिकनेस, थिकनेस डिपॉजिटेड, थिकनेस डिपॉजिटेड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एजी सिल्वर अपॉन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब मुझे वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम कितना आया मेरा 0.23 सेंटीमीटर क्यूब, और सरफेस एरिया मुझे क्वेश्चन में गिवन है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊपर है सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर आप सेंटीमीटर क्यूब को काटेंगे तो बचेगा सेंटीमीटर, क्या बचेगा, सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू सॉल्व करके बता दीजिए, आपके पास आ जाएगी थिकनेस। तो 0.23 को 800 से 0.3 डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 10 टू की पावर में बता दो, 10 टू की पावर 2.82 इंटू 10 टू की पावर -4 सेंटीमीटर। इतना एजी डिपॉजिट होगा, इतनी थिकनेस होगी एजी की इलेक्ट्रोड पर। क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर बनेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। अभी मुझे फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और आपके साथ डिस्कस करना है, तो कल हम फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और डिस्कस करेंगे। लेकिन ज्यादातर 95% क्वेश्चन आपको जो मिलेगा वो फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर मिलेगा। फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे क्वेश्चन कम बनता है, और बोर्ड में भी कम आता है, इवन आईआईटी नीट में भी क्वेश्चन कम आता है। फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे क्वेश्चन बहुत तरीके से आता है, बहुत तरीके से घूम फिर के क्वेश्चन आता है फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर। सबको क्लियर हो गया होगा कि हम फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे अभी। अगर आपको क्लियर है तो एक बार क्लियर का मैसेज जरूर दे दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाए। तो कल की क्लास में फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और मैं बात करूंगी एक न्यू टॉपिक
और वो नया टॉपिक है आपका बैटरी। आपके साथ में नया टॉपिक कल फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को तुरंत डिस्कस करके, क्योंकि बड़ा टॉपिक नहीं है फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके तुरंत बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगी बैटरी। बैटरी बहुत अंडरस्टैंडिंग टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं आपके बैटरीज पर। यहाँ तक सबको क्लियर है तो फिर क्लास को हम ऑफ करते हैं।